Astha, welcome to Exam Treasury, and first of all, congrats for cracking JNU MA Sociology 2022 का entrance examination. Thank So, you. Thank you for having me here. Thank you. so Astha, can you say us something about yourself कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, आप कहाँ से हो, and कहाँ-कहाँ के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया था? जी सर, बिल्कुल। सो हेलो, माई सेल्फ आस्था और मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ, मेरठ उत्तर प्रदेश। मैंने अपना क्लास 10th मेरठ से ही किया था। उसके बाद अपना प्लस 2 करने के लिए मैं राजस्थान चली गई थी, वनस्थली विद्यापीठ व्हिच इज़ इन टोंक। मैंने अपना प्लस 2 ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप से किया है और फिर ग्रेजुएशन के लिए आई केम टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड मैंने अपना ग्रेजुएशन जर्नलिज्म में किया है, बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म। उसके बाद आई डिसाइडेड टू गो फॉर सोशियोलॉजी एंड मेरा प्रेफरेंस ये था कि मुझे दिल्ली से बाहर नहीं जाना है, तो बीएचयू वगैरह मेरी मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं थे। तो दिल्ली में मैंने 3 यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट किया था अपने मास्टर्स के लिए, जेएनयू, डीयू एंड साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जिसमें से जेएनयू मेरी प्रायोरिटी थी, आप कह सकते हैं। तो डीयू का रिजल्ट अभी नहीं आया है और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में मेरा रैंक 39 था, लेकिन उसमें केवल 30 ही सीट्स थी, जिसमें से इंडियन स्टूडेंट्स के लिए केवल 15 सीट्स थी, सो आई कुड नॉट गेट थ्रू, बट या आई got into JNU, which was my first priority. So yeah, I'm quite happy with that. सो आपने अपना प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया? यू आर नॉट फ्रॉम सोशियोलॉजी, सो आपने कब डिसाइड किया कि अब मुझे जो है मास्टर्स में जाना है और दैट टू सोशियोलॉजी के लिए? तो मैंने सोशियोलॉजी में जाने के लिए डिसाइड किया था 5th सेमेस्टर में, लेकिन हम्म, तब तक केवल मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, केवल मैंने डिसीजन लिया था कि मैं अपना मास्टर्स जो है वो सोशियोलॉजी में करूंगी। बस हम्म, मैंने थोड़ा बहुत सिलेबस देखा था, थोड़े बहुत कुछ किताबों के नाम देखे थे, बट बहुत सीरियस मैंने कुछ नहीं पढ़ा था दिसंबर और जनवरी में। देन फेब में मेरे कॉलेज रीओपन हो गए थे। उसके बाद आई हैड माय ऑफलाइन एग्जाम्स इन कॉलेज, तो मैं ज्यादा कुछ तब नहीं पढ़ पाई। लेकिन हाँ, लास्ट के 3 महीने में मैंने एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इस एग्जाम के लिए पढ़ा। 3-4 महीने फ्रॉम जून, जुलाई, अगस्त एंड देन सितंबर में एग्जाम था, तो 3। सो इन दैट टर्म्स, मतलब जब आपने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो व्हाट वे द इनिशियल थॉट्स कि किस तरीके से अब आगे प्रोसीड करना है? और क्योंकि सोशियोलॉजी अगेन इज समथिंग कि वेयर यू विल हैव टू compete विद ऑल दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने 3 साल ग्रेजुएशन ही सोशियोलॉजी में किया है। जी, और यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर एक कॉलेज में बीए सोशियोलॉजी होती है। जी, सो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग भी था। जी। आपने जब ये डिसाइड कर लिया कि अब सोशियोलॉजी के लिए जाना है तो व्हाट वर द इनिशियल प्रिपरेशन दैट यू थॉट ऑफ कि कैसे स्टार्ट किया जाए? जी, तो जैसा कि आपने कहा, मैं खुद बहुत ज़्यादा क्लूलेस थी, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी इस चीज़ को लेके कि आई एम न्यू टू सोशियोलॉजी, आई हैव टू कम्पीट विद स्टूडेंट्स हू ऑलरेडी मतलब हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द सेम डिसिप्लिन। तो सबसे पहला स्टेप था मेरा, आई टूक हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट। मैंने इंटरनेट पे देखा कि बीए का क्या सिलेबस है सोशियोलॉजी के लिए और आप अपने बेसिक्स इस सब्जेक्ट के लिए कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो मैंने एनसीईआरटी से सबसे पहले शुरुआत की थी। क्लास 11th एंड 12th की जो सोशियोलॉजी एनसीईआरटीज हैं, स्पेशली क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है इंडियन सोसाइटी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप इनिशियली अपना अपने फंडामेंटल्स डेवलप करने के लिए, बेसिक्स डेवलप करने के लिए आप एनसीईआरटीज की आप हेल्प ले सकते हैं। हम्म, उसके बाद फिर सिलेबस बहुत ज़्यादा देखना इम्पोर्टेंट है और मैंने क्या किया, मेरी जितनी भी प्रिपरेशन थी वो सब रिवॉल्व की नेट जेआरएफ के सिलेबस के अराउंड, क्योंकि ऑलरेडी वो एक वाइडर ग्राउंड कवर करेगा जो कि हम्म, मास्टर्स के एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो हम्म, उस चीज से मुझे बहुत ज्यादा एक एडिशनल बेनिफिट मिल गया कि मैं शुरू से ही एक लार्जर सर्कमफेरेंस कवर कर कर चल रही थी। हम्म। जी, तो यहाँ पे आपने यूजीसी नेट के पेपर्स को भी सॉल्व किया? जी, इवन मैंने पूरी जो प्रिपरेशन थी वो मैंने ऐसे ही स्ट्रक्चर कर ली थी। हम्म, देखिए, जो यूजीसी ने जो सोशियोलॉजी का नेट का सिलेबस दिया है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है। लाइक हम्म, उन्होंने पूरी सोशियोलॉजी को केवल 10 यूनिट्स में समराइज़ कर दिया है। तो मैंने हम्म, ऐसा ही किया, मेरे पास जितना समय था उस हिसाब से मैंने डिवाइड कर लिया कि हम्म, मैं हर यूनिट को कितना समय दूँगी और आपको हर यूनिट को इक्वल वेटेज नहीं देना है।
जैसे यूनिट 1 है सोशियोलॉजिकल थ्योरी, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है मास्टर्स के पर्सपेक्टिव से। यूनिट 2 इज़ अगेन वेरी इम्पोर्टेंट, रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्योंकि इससे थोड़े से मतलब प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन्स आते हैं और अगर आपने एक बार इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है, तो आप ईज़िली इस यूनिट से स्कोर कर पाएँगे। और यूनिट 2 तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें सोशल प्रोसेसेस, सोशल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी थ्योरीज़ आप पढ़ेंगे, बहुत सारे थिंकर्स आप पढ़ेंगे। जैसे एक एडिशनल पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी कि जब हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, तो हम सिलेबस को रेफ़र करते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन सिलेबस में हर चीज़ को एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा होता है। जैसे सोशियोलॉजी में आपको कुछ सिलेबस में कुछ थिंकर्स के नाम देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे थिंकर्स के नाम आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें छोड़ दें। देखिए, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। जब आप फैमिली मैरिज किनशिप पढ़ेंगे, तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे थिंकर्स हैं, एसोसिएटेड बहुत सारे थिंकर्स हैं, तो उनको आप नहीं छोड़ सकते हैं। भले ही वो सिलेबस में ना लिखा हो एक्सप्लिसिटली, लेकिन आपको वो पढ़ना पड़ेगा। जब आप सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वाला टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, वो आपको कवर करनी पड़ेंगी, वेदर दे आर गिवन इन द सिलेबस और नॉट। तो यूनिट 3 वाज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। यूनिट 7 मास्टर्स के पर्सपेक्टिव से मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। उसमें एनवायरनमेंट वगैरह के बारे में दिया हुआ था, तो उसको आप थोड़ा-सा छोड़ सकते हैं। यूनिट 4 अगेन बहुत इम्पोर्टेंट था, यूनिट 5 काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो मैंने उसी हिसाब से सब कुछ बाँट करके और शेड्यूल बना के पढ़ा और एमसीक्यूज़ सॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। लाइक मैंने डेली इवन लास्ट के 15 डेज़ में आई मेड इट अ शेड्यूल टू सॉल्व एट लीस्ट 50 क्वेश्चन्स अ डे। हम्म। जी। तो नहीं आपने और ये बिल्कुल सही बोला क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पास वो सारी मटेरियल्स अवेलेबल थे इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर क्वेश्चन बैंक और ऑल, लेकिन जब उनसे मेरी बात होती है तो उनका यही कहना था कि सर मैंने देख लिया लेकिन सॉल्व नहीं किया। तो जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि सॉल्विंग एमसीक्यूज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि उससे आपको ये पता चल जाता है कि हाँ मेरी प्रिपरेशन कैसी है, क्वेश्चंस जब निकल कर आ रहे हैं तो वो सॉल्व हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से सीयूसीटी लाइक जब मुझे ये पता चला था कि अब जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराएगा, बल्कि सीयूसीटी होगा, तो हम्म। आई न्यू कि जो पेपर का जो स्टैंडर्ड है, वो थोड़ा एवरेज हो जाएगा। हम्म। लेकिन कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, जिस वजह से मेरिट बहुत हाई जाएगी। तो हम्म। आपको एक्यूरेसी अच्छी खासी रखनी पड़ेगी। जैसे हम्म। जेएनयू ने 75 क्वेश्चंस के बेसिस पे अपना मेरिट तैयार किया था। सो आई हम्म। न्यू अराउंड 68 क्वेश्चंस तो आपको सही करने ही करने पड़ेंगे। तो हम्म। आप अपने आप को इवैल्यूएट कैसे करेंगे? आप इतनी एक्यूरेसी कैसे लेकर आएँगे अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करेंगे तो? अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो? तो उस लिहाज से भी पीवाईक्यूज़ सॉल्व करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ, और इस बार सोशियोलॉजी का कट ऑफ भी अगर आप देखिएगा तो वन ऑफ द हाईएस्ट है अमंग ऑल द मेजर पेपर्स अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश। यस, यस। क्या तो जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 90 आया है, 91% आया है ये अंडर जनरल कैटेगरी एंड दे कुड नॉट गेट इनटू जेएनयू। So, someone who is preparing for JNU entrance and especially for subjects like sociology, so the max that you get, the better it is. या तो बाकी फिर अब आपका आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? Since you are focusing to अ, stay in Delhi, so you'll go for UPSC and all? फ्यूचर या आई वुड लव टू गो फॉर इट। व्हाई नॉट? ठीक है आस्था जी, आप लोग ने आपने हम लोगों से बात किया और अपने प्रिपरेशन के बारे में आपने शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो श्योर आपके दिए गए सुझाव को मानेंगे। और आपने ये क्लियरली पॉइंट आउट किया है कि सॉल्विंग एमसीक्यू इज इम्पॉर्टेंट, और वहीं पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वहाँ पे लैक किए थे, क्योंकि पढ़ाई हर एक कोई कर लेता है लेकिन वी डोंट नो कि जब क्वेश्चन उससे निकल कर आता है तो कैन वी आंसर इट और नॉट। जी, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब सभी बच्चे जो है उसको भी देखेंगे। सो बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सर। इवन आपके प्लेटफ़ॉर्म से भी मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी एग्ज़ाम ट्रेजरी से, जिसने भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मुझे सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम पेपर्स थे, वो एक ही जगह कंसोलिडेट होके मिल गए थे, एक ही फ़ोल्डर में मिल गए थे। तो दैट आल्सो लाइक सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड एनर्जी। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू टू यू फॉर दैट। Thanks, Asta, for your appreciation. Thank थैंक you. यू सो